सुप्रभात मेरे प्रिय बालकों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ आप सभी अपने घर पर स्वस्थ होंगे। मैं अनुपमा आपकी अध्यापिका विद्या बाल भवन से आपके सामने उपस्थित हूँ। तो बच्चों, आज आपकी अध्यापिका आपके लिए एक नया विषय लेके आई है। जी हाँ, आज हिंदी व्याकरण में हम एक नया विषय पढ़ेंगे। उससे पहले आप मुझे बताइए, आज दिनांक क्या है? आज कौन सा दिन है? आज का दिनांक है बच्चों 15/7/2020। आज दिन है बुधवार, वेडनेसडे। थॉट ऑफ द डे, आज का सुविचार है ईट हेल्दी एंड स्टे हेल्दी, अर्थात अच्छा खाना खाइए जैसे फल, हरी सब्जियां और स्वस्थ रहिए। आज हिंदी व्याकरण में हम पढ़ेंगे पाठ 13 अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश, जी हाँ, जैसे कि मैंने बताया, आज हम अपठित गद्यांश के बारे में पढ़ेंगे। अपठित गद्यांश का अर्थ है बच्चों, अपठित अर्थात जो हमने कभी पहले पढ़ा नहीं, और गद्यांश से अर्थ है कोई कहानी या कोई अनुच्छेद जो हमने कभी पहले नहीं पढ़ा। तो आज हम अपठित गद्यांश के बारे में जानेंगे कि हम अपठित गद्यांश कैसे हल करते हैं। इसे हल करना बहुत ही सरल होता है। इसमें क्या होता है, आपको एक कहानी दी जाएगी जो आपने पहले कभी नहीं पढ़ी। उस कहानी को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और इसमें गद्यांश से संबंधित कुछ प्रश्न होते हैं जिनके आपको उत्तर गद्यांश में ही ढूंढने होते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी गद्यांश अर्थात जो भी कहानी दी गई है उसको हमें ध्यानपूर्वक पढ़ना पड़ेगा। इससे आपका क्या क्या होता है, इससे आपके भाषा ज्ञान में वृद्धि होती है, पठन कौशल में वृद्धि होती है, आपके शब्द भंडार में वृद्धि होती है, आप सरल वाक्य बनाना सीखते हैं, आप उत्तर को अपनी भाषा में लिखना सीखते हैं। तो चलिए बच्चों, आज हम अपठित गद्यांश कैसे हल करते हैं सीखते हैं, और हम अपठित गद्यांश को हल भी करेंगे। तो चलिए आज का अध्याय शुरू करते हैं। हिंदी व्याकरण पाठ 13 अपठित गद्यांश। तो बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण में पाठ 13 अपठित गद्यांश पढ़ेंगे। मैं आशा करती हूँ आप सभी बच्चों ने अपनी व्याकरण वाटिका पुस्तक निकाल ली होगी। अब सभी बच्चे व्याकरण वाटिका में पाठ 13 अपठित गद्यांश पेज नंबर 67 खोलेंगे। चलिए, तो बच्चों, आज हम पाठ 13 अपठित गद्यांश के बारे में पढ़ेंगे। अपठित गद्यांश किसे कहते हैं? अंग्रेजी में अपठित गद्यांश को अनसीन पैसेज भी कहते हैं। अपठित यानी जिसे पहले ना पढ़ा हो। जी हाँ, अपठित का मतलब क्या होता है बच्चों? जिसे पहले हमने नहीं पढ़ा हो। और अपठित गद्यांश ऐसे लेख या कहानी का हिस्सा है जो पहले से ना पढ़ा गया हो। जी हाँ, तो अपठित गद्यांश ऐसे होते हैं जिन्हें हमने पहले नहीं पढ़ा होता। तो चलिए, आज मैं आपको बताऊंगी अपठित गद्यांश कैसे हल कर सकते हैं, और अगर आप इसे हल करना सीख जाते हैं तो आप अपनी परीक्षा में बहुत अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। जो अपठित गद्यांश होते हैं इनको हल करना बहुत ही सरल होता है और आप इनसे पूरे अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए इनके नियम पढ़ते हैं कि इन्हें हल कैसे करना चाहिए। किसी गद्यांश में बताई गई बात या बातों को समझने के लिए उसे कई बार पढ़ना आवश्यक है। जी हाँ बच्चों, तो जो भी आपको गद्यांश दिया होगा उसको हमें ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए। अगर आपको एक बार समझ में नहीं आया तो आप उसको दूसरी बार भी पढ़ सकते हैं, पर उसको पढ़ के उसके अंदर के अर्थ, उसके भावों को समझना ज़रूरी है, तभी आप प्रश्नों को हल कर पाएंगे। गद्यांश के नीचे दिए प्रश्नों को ध्यान से पढ़ें।
तो अपठित गद्यांश को हल करने से पहले सबसे पहले उसके प्रश्नों को पढ़ना चाहिए और प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए ही गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए, जिससे आप अपने उत्तर को जल्दी ढूंढ सकेंगे। प्रश्न का उत्तर गद्यांश में रेखांकित करके वहां प्रश्न की संख्या लिखनी चाहिए। जी हाँ बच्चों, तो प्रश्न का उत्तर जैसे ही आपको मिलता है तो आप क्या करेंगे, उस लाइन को, उस वाक्य को आप रेखांकित कर देंगे, पेंसिल से वहाँ लाइन खींच देंगे और वहाँ जिस भी प्रश्न का उत्तर आपको मिला उसकी संख्या नंबर वहाँ पे आप लिख देंगे। जैसे आप प्रश्न 1 का ढूंढ रहे हैं उत्तर गद्यांश में, अगर आपको उत्तर मिल जाता है, आप उस उत्तर के नीचे, उस वाक्य के नीचे रेखा खींच के उसको रेखांकित कर देंगे और वहाँ उस प्रश्न का अंक डाल देंगे। प्रश्न का उत्तर गद्यांश में आई भाषा में ही हो सकता है और अपनी भाषा में भी लिखा जा सकता है। अपनी भाषा में लिखा उत्तर अच्छा माना जाता है। जी हाँ बच्चों, तो जो भी आप उत्तर ढूंढ रहे हैं प्रश्न का, वो गद्यांश में आई भाषा में भी हो सकता है और यदि आप उस उत्तर को अपनी सरल भाषा में लिखते हैं तो वह और भी अच्छा माना जाएगा। मान लीजिए किसी प्रश्न का उत्तर कठिन शब्दों में या फिर उत्तर बड़ा है, तो आप उस उत्तर को अपने सरल शब्दों में और छोटा बनाकर भी लिख सकते हैं। तो चलिए अब हम गद्यांश को पढ़कर और उसको हल करते हैं। आइए अब एक गद्यांश पढ़ें और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखें। तो सबसे पहले हम प्रश्नों को पढ़ेंगे। जी हाँ, सबसे पहले प्रश्नों को पढ़ेंगे तो आपको ध्यान में रहेगा कि इनके उत्तर कैसे हैं। किसान क्यों दुखी रहता था? तो आपको गद्यांश पढ़ते समय ध्यान में रखना है कि किसान दुखी क्यों रहता था। किसान के पास क्या क्या था? तो आपको ये भी ध्यान में रखना है किसान के पास क्या क्या चीज़ें थीं। किसान ने महात्मा को देखकर क्या किया? अर्थात इस प्रश्न से पढ़ के ऐसा लगता है कि किसान किसी महात्मा से भी मिलता है, तो वो उसको देखकर क्या करता है? महात्मा ने प्रसन्न होकर किसान को क्या दिया? अर्थात प्रसन्न का अर्थ है यहाँ पर खुश। महात्मा खुश होकर किसान को क्या देते हैं, हमें ये भी ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, सोने का अंडा कौन देती थी? तो हमें ये भी ध्यान में रखना है कि इस गद्यांश में किसी ने सोने का अंडा भी दिया है। तो चलिए अब हम ध्यानपूर्वक गद्यांश पढ़ते हैं। किसी गांव में एक किसान रहता था। लोभ के कारण वह सदा दुखी रहता था। तो अब आपको ध्यान में आया होगा कि हमने प्रश्न में कहीं दुखी शब्द पढ़ा था। जी हाँ, किसान क्यों दुखी रहता था? तो पहले प्रश्न का उत्तर हमने ढूंढ लिया, किसान लोभ के कारण दुखी रहता था। तो यहाँ आप इसको अंडरलाइन कर देंगे, इसको रेखांकित कर लेंगे और यहाँ नंबर 1 डालेंगे। लोभ के कारण वह सदा दुखी रहता था। उसके पास घर, जमीन, जायदाद सभी थे, पत्नी और बच्चे भी थे, खेत और पशु भी थे, पर वह और धन पाने के लिए बेचैन रहता था। तो हमने शायद कहीं ये भी पढ़ा था कि किसान के पास क्या क्या था। जी हाँ, प्रश्न दूसरा आपका है, किसान के पास क्या क्या था? तो उत्तर हो जाएगा, किसान के पास घर, ज़मीन, जायदाद सभी थे, पत्नी और बच्चे भी थे। तो आप इसको अपनी भाषा में लिख सकते हैं, किसान के पास पत्नी, बच्चे, घर, ज़मीन, जायदाद, खेत, पशु आदि सब थे। चलिए आगे पढ़ते हैं। एक दिन वह खेत में हल जोतकर थक गया। वह पेड़ के नीचे बैठकर विश्राम करने लगा। तभी वहां से एक महात्मा गुजरे।
किसान ने उन्हें प्रणाम किया और भोजन खिलाया तथा ठंडा जल पिलाया। तो हमने ये भी पढ़ा था किसी प्रश्न में। जी हाँ, प्रश्न 3 में हमने पढ़ा था किसान ने महात्मा को देखकर क्या किया। किसान ने उन्हें प्रणाम किया और भोजन खिलाया तथा ठंडा जल पिलाया। तो इसको हम अपनी भाषा में लिखेंगे, प्रणाम किया और भोजन कराकर ठंडा जल पिलाया। आगे पढ़ते हैं। महात्मा किसान की सेवा से प्रसन्न हुए। उन्होंने किसान को एक मुर्गी दी। का उत्तर हो गया हमारा, महात्मा ने किसान को एक मुर्गी दी। चलिए आगे पढ़ते हैं। वह रोज उसे सोने का अंडा देती थी। अब किसान रोज एक सोने का अंडा लेता। तो सोने का अंडा कौन देती थी? जी हाँ, तो आप लगाएंगे सोने का अंडा मुर्गी देती थी। सोने का अंडा कौन देती थी? सोने का अंडा मुर्गी देती थी। तो यहाँ पे आप लिखेंगे प्रश्न 5 का उत्तर, सोने का अंडा मुर्गी देती थी। तो बच्चों, ये बहुत सरल था ना। इसी प्रकार आप भी प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़ के फिर गद्यांश पढ़ेंगे तो आपको उत्तर ढूंढने में सरलता होगी। चलिए हम एक और गद्यांश पढ़ते हैं। जल और थल में समान रूप से विचरण करने वाले प्राणी उदबिलाव का नाम किसने नहीं सुना होगा। उदबिलाव का यह नाम उसकी बिल्ली जैसी शक्ल के कारण पड़ा। उदबिलाव एक जानवर है जिसकी शक्ल कैसी है? बिल्ली जैसी। हालांकि उसका बिल्ली की प्रजाति से कोई संबंध नहीं है। उदबिलाव को जल मानुष नाम से भी जाना जाता है। उदबिलाव पानी में मछलियों की तरह तैर लेता है, परंतु यह अपना बिल पानी के पास सूखे स्थान में बनाता है जिसमें कई द्वार होते हैं। उदबिलाव जल और थल दोनों में रह सकता है, अर्थात जल में भी रहता है ये और ज़मीन पर भी रहता है। इसका मुख्य भोजन मछली है, पर यह मेढक और केकड़े भी बड़े चाव से खाता है। यह बड़ा चालाक और फुर्तीला जानवर है जो आसानी से पकड़ में नहीं आता। तो ये किसके बारे में है गद्यांश? उदबिलाव के बारे में। यह तो हमें पढ़ के पता चल गया। चलिए तो आप प्रश्नों को पढ़ते हैं। उदबिलाव का यह नाम क्यों पड़ा? तो उदबिलाव का यह नाम उसकी बिल्ली जैसी शक्ल के कारण पड़ा। हम लिखेंगे उदबिलाव का यह नाम उसकी बिल्ली जैसी शक्ल के कारण पड़ा है। प्रश्न दूसरा है, उदबिलाव अपना बिल कहाँ बनाता है? तो हमने कहीं पढ़ा था उदबिलाव अपना बिल कहाँ बनाता है। चलिए देखिए बिल शब्द कहाँ पे है गद्यांश में। जी हाँ, यहाँ लिखा हुआ है। यह अपना बिल पानी के पास सूखे स्थान में बनाता है। तो हम कैसे लिखेंगे इसे अपनी भाषा में? उदबिलाव अपना बिल पानी के पास सूखे स्थान में बनाता है। अगला प्रश्न है, उदबिलाव को पकड़ना मुश्किल क्यों है? तो हमने ये भी पढ़ा था कहीं, ढूंढिए। जी हाँ, यहाँ लिखा हुआ है। उदबिलाव बड़ा चालाक और फुर्तीला जानवर है जो आसानी से पकड़ में नहीं आता। तो हम कैसे लिखेंगे? उदबिलाव बड़ा चालाक और फुर्तीला जानवर है, इसीलिए इसे पकड़ना मुश्किल है। अगला प्रश्न है, उदबिलाव को किस अन्य नाम से जाना जाता है? उदबिलाव को किस नाम से जाना जाता है? उदबिलाव को जल मानुष नाम से भी जाना जाता है। तो उत्तर हो जाएगा उदबिलाव को जल मानुष नाम से जाना जाता है। उदबिलाव का मुख्य भोजन क्या है? तो हमने ये भी पढ़ा था। चलिए ध्यानपूर्वक ढूंढिए। उदबिलाव पानी में मछलियों की तरह तैर लेता है, सूखे स्थान में रहता है, जल थल दोनों में रह सकता है। इसका मुख्य भोजन मछली है। जी हाँ, यही इसका उत्तर है। उदबिलाव का मुख्य भोजन मछली है। तो ये बहुत ही सरल था।
चलिए, तो हमने इसके 5 प्रश्न हल कर लिए। अब आज का आपका गृह कार्य है, आपको इसी पेज पर दिए गए दूसरे गद्यांश को भी हल करना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, फिर गद्यांश को पढ़ेंगे और उत्तर ढूंढेंगे। इस प्रकार आपको उत्तर ढूंढने में आसानी होगी। तो आज का आपका गृह कार्य है, आपको ध्यानपूर्वक गद्यांश को पढ़ के उत्तर ढूंढने हैं। और दूसरा गृह कार्य मैं आपको बताना चाहूँगी कि पर्यायवाची शब्द 16 जुलाई 2020 को होने वाली कक्षा परीक्षा के लिए आपको याद करना है। तो 16 जुलाई तो कल ही है, आपको पर्यायवाची शब्द अच्छे से याद करने हैं। इसकी कल कक्षा परीक्षा ली जाएगी। धन्यवाद।